लोकसभा 2024 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। शुरुआत में तो लग रहा था कि चुनाव जैसा चुनाव लग नहीं रहा, लेकिन पहले फेज की वोटिंग के बाद जब वोटिंग परसेंटेज गिरा और उसके बाद सेकेंड फेज और थर्ड फेज में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी और इन पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र और उसके मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर अटैकिंग हुए और संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे का जो कांग्रेसी रैंट था, विपक्षी रैंट था, उसको जिस तरह से चैलेंज किया उन्होंने और कांग्रेस के ऊपर ही उसको डाला कि मुस्लिम आरक्षण देने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस संविधान बदलना चाह रही है। उसके बाद से चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और फिर चुनाव के तीसरे चरण के बाद जब ये क्लियर कट लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी वापस से पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है, चुनाव पूरी तरह से अपने चरम पर आ चुका है और इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर जाएगी। और बात ये होने लगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीट और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ 400 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहां तक पहुंचेगी या नहीं, जब इस पे बातें होने लगी तब ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी तो कर रही है। अब इसको देखकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्षी खेमा मुस्लिम तुष्टीकरण के और मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन के अपने चरम पर पहुंच गया। उसके बाद जब ये तय हो गया था कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट के ऊपर चुनाव लड़ रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम अपीजमेंट के दो ध्रुव लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बन गए थे। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के ही वोट को तोड़कर चुनाव लड़ रही है, जो कांग्रेस को ही चैलेंज कर कर चुनाव और राजनीति के क्षेत्र में आई थी, उसके लिए ये काफी मुश्किल होता चला गया कि क्या कांग्रेस कहीं अपना मुस्लिम वोट बैंक वापस अगर प्राप्त कर लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस सारे चुनावी चकल्लस के बीच में आदरणीय अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब घोटाले में आरोपी आदरणीय अरविंद केजरीवाल, जो कहा करते थे कि किसी के ऊपर आरोप लगने पर भी उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वो जेल जाने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 दिन 22 दिन की राहत दी गई और उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए इंटरिम बेल दे दी गई। अब आदरणीय अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के दया से जेल के बाहर हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि आदरणीय अरविंद केजरीवाल को जो ये इंटरिम बेल मिली, इसमें दो चीजों का मुख्य रोल माना जा रहा है। एक रोल तो ये है कि चूंकि वो सीएम के पद पर बने रहे, इसलिए वो जेल से बाहर आने में और इंटरिम बेल प्राप्त करने में उनको सहायता मिली, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए वो जेल में थे और उन्होंने और उनकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि हमें चुनाव प्रचार के लिए चाहिए और चीफ मिनिस्टर को अंदर रखा हुआ है। तो इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसको भी कंसीडर करते हुए उनको रिलीफ दी। और दूसरा ये भी कि चीफ मिनिस्टर के पद पे चूंकि वो बने हुए थे, इसलिए उनकी लीगल टीम के नाम पर जो वकीलों की फौज खड़ी हुई और वकीलों की जो पूरी फीस का स्ट्रक्चर बना, वो सारा का सारा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की लीगल टीम के नाम पर खर्च हुआ और उसमें भी दिल्ली की सरकार और दिल्ली के एक्सचेकर का पैसा लग रहा है और इसके भी लाभ मिले और अच्छे अच्छे वकील किए उन्होंने। आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी उनके वकील थे और उनको इंटरिम बेल मिल गई। अब जनता के सामने सवाल यह है कि 9 बार सम्मन मिलने के बाद भी अगर कोई जांच एजेंसी के सामने एक व्यक्ति, वो भी ऐसा व्यक्ति जो खुद को आम आदमी बताता हो और देश में बहुत इंपॉर्टेंट पद पर हो, मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, और वो संविधान की बार बार दुहाई भी देता हो, और वो व्यक्ति जिसने हमेशा से ये कहा हो कि इस्तीफा दे देने के लिए सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगना ही काफी और उसके बाद जांच होने तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो ये देखने वाली बात है, जनता के लिए देखना चाहिए कि वो कैसे इस चीज को हैंडल करती है। बहरहाल, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि मुस्लिम वोट की लड़ाई और उसमें जो कांग्रेस द्वारा फिर से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट अपने पक्ष में किया जाने लगा और मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस ने जिस तरह अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा और 2006 और
9 के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान आए और वो जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ये दिखने लगा था कि कांग्रेस शायद फिर से मजबूत हो जाए और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ना था वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को पड़ना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही है जो कांग्रेस के बचे खुचे वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़कर कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़ रही थी। इसलिए इस रिहाई को कांग्रेस के वोट बैंक को छीनने और कांग्रेस के वोट बैंक के वापस कांग्रेस में जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक बहुत चतुर और बहुत माहिर राजनीति के खिलाड़ी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आदरणीय राहुल गांधी या कांग्रेस की तरह पुराने ढर्रे पर चलने वाले व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने दिल्ली का दूसरा चुनाव फ्री बी के नाम पर और मीडिया मैनेजमेंट और पूरे के पूरे प्रचार प्रसार के नाम पर जीता। और कांग्रेस ये नए तरह के आइडियाज लेकर नहीं आ पाती, लेकिन नए आइडियाज जिसपे उसका वोट बैंक खिसका उसको उसने बहुत जल्दी पकड़ लिया, और वो भी फ्री बीज को लेकर फिर कर्नाटक में और तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में चली आई और उसका लाभ भी उसको मिला। तो कांग्रेस ने उनकी ये स्ट्रेटेजी तो बहुत जल्दी सीख ली और अपने वोट बैंक को वो जब कंसोलिडेट वापस करने लगे तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आना बहुत आवश्यक था और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उनकी लीगल टीम को सक्सेस मिला। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी चुनाव प्रचार के लिए। अब आदरणीय अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ वोट बैंक खिसकने का ही डर नहीं था, उनके पास दूसरा डर यह भी था कि इनके घपले घोटाले और इनके जो पलटने वाली इमेज है और इनके जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, जो दुनिया को ज्ञान देने के लिए तो यह है कि आरोप लगने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन खुद के लिए जेल भी चले जाओ फिर भी इस्तीफा न दो, और इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस के चलते कि कांग्रेस के कभी साथ नहीं जाएंगे, राजनीति में कभी नहीं आएंगे और राजनीति में भी आए, कांग्रेस का भी समर्थन लिया और आज की डेट में कांग्रेस के साथ खड़े हैं और उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जिनको भ्रष्टाचारी कहकर ये राजनीति में आए थे। तो आम आदमी पार्टी के इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि उन सारी वजहों से और घपले घोटाले और जिस तरह उन सब में ये लिप्त पाए गए हैं या लिप्त दिख रहे हैं, ईडी द्वारा सीबीआई द्वारा इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता तमाम नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, तो इनको बहुत डर था कि ये कांग्रेस का वोट बैंक छीन कर खुद बड़े क्या हो पाएंगे, उससे पहले इनके सर्वाइवल की भी मुश्किल हो रही थी। फिर आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से दो ही स्टेट्स में अभी बहुत मजबूत है, एक तो दिल्ली में जहां पर पूरी तरह वो लोकसभा में मजबूत नहीं है और इसकी वजह से उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है, वहीं पंजाब में भी बहुत मजबूत है और पंजाब में उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब में एक 4 ध्रुवी चुनाव हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक एज नजर आ रहा है साफ साफ। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े अकाली दलों के नेता और आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। इसका भी खामियाजा शायद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को भुगतना पड़े। इसके लिए भी उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो चुनाव प्रचार में आए, मीडिया में आए और उनकी बातें हो, उनका प्रचार हो, और उनको डर अपने सर्वाइवल का हो गया था। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी था कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, चुनाव प्रचार करें और मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अब आते ही उन्होंने अपना जो मीडिया स्पेस आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल के पास हमेशा रहता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता, आप मीडिया में देखते होंगे, जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई खबर ना आती हो तो जेल से निकलते ही उन्होंने, चूंकि मैंने कहा आदरणीय अरविंद केजरीवाल नई तरह की राजनीति तो जरूर कर रहे हैं, कांग्रेस की तरह पुराने ढर्रे पर चलने वाली राजनीति नहीं कर रहे, तो आते के साथ उन्होंने 2-3 अपने गुदगुदाने वाले और बहुत जबरदस्त टाइप के अपने तीर चल दिए। पहला तो ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दूसरा उन्होंने ये चला कि योगी जी को भी भाजपा और भाजपा की अंदरूनी पार्टी योगी जी को भी हटाना चाहती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट की बात कहकर वो ये कहना चाह रहे थे कि मोदी जी को, जो मोदी जी के नाम पे आप वोट दे रहे हो तो मोदी जी तो रहेंगे नहीं और वो हट जाएंगे प्रधानमंत्री से, और एक तरह से ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने का मतलब नहीं है। हालांकि इसका ये भी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो नहीं जीत सकते, ये अब वो भी मान चुके हैं। दूसरा, उन्होंने आदरणीय योगी जी के भी 1-2 महीने में हट जाने की बात कही, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाला राज्य है, वहां पर भी योगी जी का जो एक प्रभाव है और योगी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो योगी जी के नहीं रहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे और वहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। तो एक राजनीतिक बयान पूरी तरह उन्होंने दिया
और इसके बारे में राजनीतिक हलकों में बहुत ज्यादा बात भी होने लगी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी सामने आना पड़ा। आदरणीय अमित शाह खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 29 तक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने तीर बहुत अच्छा चला था। फिर उन्होंने एक नया डायलॉग यह भी चलाया कि भारतीय जनता पार्टी तो 220 सीट के आसपास ही रुक रही है, तो इस तरह भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता में तो इंडी गठबंधन आ रहा है और इसका यह मतलब है कि केजरीवाल जी को मजबूत किया जाए ताकि इंडी गठबंधन में केजरीवाल जी मजबूत रहें। और उसके लिए देश में 543 में कुल 22 सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपने 10 गारंटीज भी दिए। तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जो राजनीति में गुदगुदाने का और राजनीति में देखकर उनको जो एक फीलिंग आती है अंदर से, एक विद्रूप सी हंसी, वो जरूर उन्होंने आते के साथ दे दी। और फिर लोकतंत्र खतरे में है और संविधान बदल जाएगा, ये वाला रैंट तो उन्होंने ही शुरू किया था 2019 में ही, और बाद में वही उससे पलट गया, कहा कि चुनाव में तो ये सब बोलते रहते हैं। और फिर वो ही रैंट 2024 में भी अभी उन्होंने अपने जेल से निकलने के बाद वाले भाषण में दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरी गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के 2 सांसद जो बहुत मुखर रहे हैं, जो हमेशा से दिखते रहे हैं मीडिया स्पेस में, अचानक से गायब हो गए। एक आदरणीय राघव चड्ढा, जिन्होंने ये कहा कि उनके आंख के ऑपरेशंस के लिए, आंख के इलाज के लिए वो लंदन में हैं, और दूसरे आदरणीय स्वाति मालीवाल। आदरणीय स्वाति मालीवाल जो 2015 से दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्ष थी और 2024 में ही राज्यसभा की सांसद बनी है, और राघव चड्ढा, ये दोनों लोग देश के बाहर थे और पूरे इस आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी और उसके बाद उनके छूट के आने तक ये लगभग मौन से रहे। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी हुए, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आ पाया। और जब भी इस तरह के सवाल आते थे तो उनका एक ट्वीट आ जाया करता था। आदरणीय स्वाति मालीवाल भी अपनी बहन के इलाज के नाम पर अमेरिका में थी। भगवान उनकी बहन को बहुत जल्दी स्वस्थ करे, आदरणीय राघव चड्ढा भी स्वस्थ हों, मेरी यही कामना है। लेकिन जैसे ही आदरणीय अरविंद केजरीवाल छूट के जेल से आए, उसके कुछ ही दिनों पहले, 2-4-5 दिन पहले, जब यह लगभग तय हो गया था कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिल जाएगी, आदरणीय स्वाति मालीवाल भारत चली आई। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल से छूटे उस दिन आदरणीय स्वाति मालीवाल वहां गई थी, लेकिन वहां पर वो दिखी नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो वहां गई थी, लेकिन वहां नजर नहीं आई, वहां बहुत ज्यादा दिखी नहीं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद अगले दिन उनसे बहुत सारे नेता मिलने पहुंचे, आम आदमी पार्टी के भी नेता मिलने पहुंचे, लेकिन वहां भी आदरणीय स्वाति मालीवाल नहीं आई। और 2-3 दिन के बाद आदरणीय अरविंद केजरीवाल से सोमवार को आदरणीय स्वाति मालीवाल मिलने गई। अब आदरणीय स्वाति मालीवाल के अचानक से ये अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ मिलने जाने पर 2-3 चीजें कही जा रही हैं। एक तो ये कि उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था आदरणीय अरविंद केजरीवाल के साथ, और दूसरा ये र्यूमर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के लीगल टीम के एक वकील, जो कि राज्यसभा का हाल ही में चुनाव हार गए थे, उनको शायद राज्यसभा में सेट करने के लिए ऐसे र्यूमर्स हैं कि आदरणीय स्वाति मालीवाल जी को शायद साइडलाइन किया जा रहा था, और इस र्यूमर को ही लेकर शायद वो कन्फ्रंटेशन के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी। अब जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल जी मिलने पहुंची तो वहां पर उनके साथ कथित तौर पर अभद्रता हुई, बदसलूकी हुई, शायद मारपीट भी हुई। और उन्होंने जैसा अपने कंप्लेन जो उन्होंने पीसीआर को कॉल करके किया, और मुख्यमंत्री आवास से ही पीसीआर को कॉल करके किया, और पीसीआर वहां पर आई भी पुलिस की, उसके रिकॉर्ड में भी, स्टेशन डायरी में भी ये लिखा हुआ है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, मतलब सीएम हाउस में, आदरणीय स्वाति मालीवाल जी ने ये कहा कि उनके साथ सीएम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और अभद्रता की। और इस बात को 2 दिन बाद फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक लिखित स्टेटमेंट पढ़ा, और उसमें उन्होंने माना भी कि विभव कुमार ने आदरणीय स्वाति मालीवाल जी के साथ बदसलूकी की और दुर्व्यवहार किया। हालांकि उसी विभव कुमार के साथ कल आदरणीय अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पे देखे गए जब वो समाजवादी पार्टी के पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। और आज भी आदरणीय अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार उस गाड़ी में बैठे हुए दिखे, जिनका स्टेटमेंट लेने की प्रेस ने कोशिश की तो उन लोगों को रोक दिया गया। तो जब आदरणीय संजय सिंह ये कह ही रहे हैं कि विभव कुमार ने
आदरणीय राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की है, तो फिर वो कैसे उनको लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने इस पे कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, तो आखिर इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है कि अभी वो साथ में घूम रहे हैं उनके। आदरणीय स्वाति मालीवाल का जहां तक सवाल है, आदरणीय स्वाति मालीवाल आदरणीय अरविंद केजरीवाल के एनजीओ के दिनों की साथी हैं। एनजीओ के दिनों में जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल अपने एनजीओ के थ्रू बहुत सारे प्रोटेस्ट किया करते थे, बहुत सारे काम किया करते थे, तो आदरणीय स्वाति मालीवाल उस समय के उनकी साथी हैं। तो अपॉइंटमेंट नहीं होने के बावजूद पुराने व्यवहार और राज्यसभा सांसद होने के नाते शायद वो मिलने चली गई होंगी, और उनको न ही अपॉइंटमेंट मिला था उस समय, न ही उनको मिलने दिया गया, और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। ये एक बहुत चिंता वाली बात। अब इस मुद्दे को लेकर सब चुप हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल पब्लिक नहीं हो रहे, आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बस लखनऊ में जब उनसे इस पर सवाल भी हुआ तो वो इस सवाल से कन्नी काट गए और आदरणीय संजय सिंह जी को आगे कर दिया। संजय सिंह जी ने इसके ऊपर बहुत ही पॉलिटिकल और रैंट की तरह मणिपुर और प्रज्वल रेवन्ना और पता नहीं कहां कहां दुनियादारी की बात की। वही आदरणीय संजय सिंह जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि विभो कुमार ने बदसलूकी की है। तो आदरणीय संजय सिंह पूरी तरह आम इमली बतियाते रह गए इस मुद्दे पर, और असल में आदरणीय स्वाति मालीवाल भी सामने नहीं आ रही हैं। उन्होंने भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, और न ही आदरणीय अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर बोलने के लिए कुछ तैयार हैं। अब आज आदरणीय स्वाति मालीवाल से मिलने दिल्ली पुलिस की एक टीम भी पहुंची थी, उन्होंने उनका बयान भी दर्ज किया है। तो आगे क्या होता है ये इसमें देखना दिलचस्प होगा। मगर कुछ सवाल हैं जो सवाल अभी तक बने हुए हैं और जिन सवालों का जवाब ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। पहला तो यह है कि जेल के दौरान और पूरे इस गिरफ्तारी के दौरान आदरणीय स्वाति मालीवाल देश में क्यों नहीं आई वापस, केजरीवाल जी से मिलने जेल में क्यों नहीं गई, और पूरे के पूरी आम आदमी पार्टी जब सड़क पे थी, पूरे के पूरे प्रदर्शन कर रही थी, तो आदरणीय स्वाति मालीवाल क्यों नहीं उसमें भाग ले पाई। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहाई के बाद भी 2-3 दिन बाद वो उनसे मिलने क्यों पहुंची, ये एक सवाल बना हुआ है। दूसरा ये भी सवाल बना हुआ है कि क्या आदरणीय अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली के लीगल टीम के जो लॉयर हैं जिनको सेट करने की बात राज्यसभा में हो रही है, ये र्यूमर सही है क्या। इस र्यूमर को भी क्लैरिफिकेशन देना आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत जरूरी है। फिर आदरणीय स्वाति मालीवाल जो विमेन कमीशन की हेड थी, उसके बाद राज्यसभा मेंबर भी बनी, उनके साथ अचानक इतनी तल्खी क्यों कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं था तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनका अगर अपॉइंटमेंट तय नहीं था तो वो मिलने क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, पुरानी मित्र हैं, पुरानी साथी हैं, संघर्ष के दिनों के साथी हैं, तो मिल तो सकते ही थे। और फिर इतनी तल्खी कि उनके साथ मारपीट अभद्रता जैसी बात हो गई, ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसको देखा जाना जरूरी है। सवाल ये भी है कि क्या पार्टी उनको साइड करना चाह रही है, या वो बहुत कुछ जानती हैं इसलिए उनको मनाने का प्रयास हो रहा है, और इस पूरे प्रकरण को एक कवर अप करने का प्रयास आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। ये भी देखा जाना बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आदरणीय स्वाति मालीवाल जी के ऊपर भी सवाल है कि जब वो अपने ही केस में जिसमें उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, अपनी कंप्लेन की, उस केस में जब वो खुद आज घटना के 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आ पा रही हैं, उस पर स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, तो वो विमेन कमीशन में क्या कर पाएंगी, महिलाओं के लिए क्या कर पाएंगी, एज ए राज्यसभा एमपी क्या कर पाएंगी, ये देखा जाना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वो भी आम आदमी पार्टी के जो पूरे के पूरे ढर्रे पे चल रही हैं कि सिर्फ हवाबाजी, बड़ी बड़ी बातें कर देना और करते समय फिर वही करना जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स करती है, उसी ढर्रे पर वो भी चल रही हैं क्या, कि बड़ी बड़ी बातें कर देना कि आरोप लगने पे इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर जब खुद पे आए तो जेल में भी चले जाएं तो इस्तीफा ना दें, क्या वही आम आदमी पार्टी और उसी की हवाबाजी पर वो भी हैं क्या। और फिर ये भी सवाल है कि आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल अपने इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन, इतने सारे दिखावे, इतने सारे पलटू राम वाले एटीट्यूड के बाद भी क्या सरवाइव कर पाएंगे, क्या राजनीति में वो रह पाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। और 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट इसको भी प्रूव करेगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल इन सवालों का कैसे सामना करेंगे, और इसी साल दिसंबर में, जनवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका कैसे सामना करेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल के ऊपर यह सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जनता इस तरह के डबल स्टैंडर्ड और डबल
स्पीक वाले लोगों को कैसे बर्दाश्त करती है, कैसे चुनती है, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस के वोट बैंक को छीनने और वापस कांग्रेस के वोट बैंक के चले जाने के डर ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा मजबूर किया कि वो किसी तरह जेल से बाहर आए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस तरह की पिटीशन लगाई। और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आदरणीय स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि वो आदरणीय स्वाति मालीवाल जी के साथ हैं। आदरणीय अलका लांबा जी ने तो कह ही दिया है कि स्वाति मालीवाल जी को एफआईआर करानी चाहिए। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का इस पे क्या रुख होता है, और कांग्रेस क्या आदरणीय अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह अपना लाइमलाइट और जिस तरह मीडिया अटेंशन खो चुकी है, उसको वापस पाने के लिए ये कांग्रेस का भी कोई एक मौका नहीं है कांग्रेस के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या आम आदमी पार्टी के सामने सर्वाइवल की अपनी इस तरह के सवाल खड़ा होने के बाद कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाकर फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने और आम आदमी पार्टी को ही खत्म करने का प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर भी कांग्रेस खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है? आने वाले दिन इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब दे देंगे। 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब तक ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम लोग फिर भी बात करेंगे। 2 बातें इस पूरे प्रकरण से निकल कर आई हैं जो देखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी लिकर गेट का मामला शांत नहीं हुआ था, उसमें आदरणीय अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पे किसी तरह बाहर आ पाए थे, और फिर ये मुद्दा आ गया और इसमें भी 2-3 दिन 4 दिन का उनका पूरा प्रचार एक ध्वस्त हो गया। पूरी की पूरी चुनावी राजनीति और चुनावी नारेबाजी, हवाबाजी का हवा इस प्रकरण ने निकाल दिया। दूसरी बात ये कि चाहे अच्छी न्यूज हो या बुरी न्यूज हो, आदरणीय अरविंद केजरीवाल खबर में बने हुए हैं, उनकी पार्टी खबर में बनी हुई है, और वो जिस तरह से खबरों में बने रहना चाहते हैं और उसके लिए नए नए टेक्निक्स अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, और उनकी पार्टी नए नए तरीके अपनाती है। चाहे उनके जेल जाने के बाद तुरंत ये दिखाना हो कि होली में उनकी पार्टी कह रही थी कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने जेल से ऑर्डर दिया है और जेल से ऑर्डर निकाला है, और बहुत तरह की बातें, वो मीडिया अटेंशन अपने बनाए हुए हैं। बहरहाल इन सब सवालों और इन सब बातों के बाद एक चीज तय है जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही बोल दिया, और वो यही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी 75 साल के अगले साल हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह तय जरूर हो गया कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल भी अब ये मान रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के रहते उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और 2024 का चुनाव का रिजल्ट लगभग आउट है। अब वो भले कहते फिरे कि 220 सीटें आ रही हैं, आदरणीय अखिलेश यादव और बाकी कांग्रेस ये कहती फिरे कि 150 सीटें आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि गुजरात चुनाव के समय भी उनको आईबी की रिपोर्ट मिली थी कि बीजेपी हार रही है, लिख के भी वो दे रहे थे, और उसका परिणाम क्या हुआ। बहरहाल आदरणीय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, स्वस्थ हैं, भगवान उनको जेल से बाहर ही रखे, स्वस्थ रखे, और इसी तरह वो लोगों का मनोरंजन करते रहें, गुदगुदाते रहें, यही उम्मीद है। धन्यवाद।